हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि केवल 25 क्वेश्चन नहीं रहेगा, 30 क्वेश्चन के ऊपर जाएगा। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और इग्नू के किताबों पे आधारित है। बिल्कुल इसमें से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। तो बिना वीडियो स्किप किए सारा क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामपट्ट को साफ करने का सही प्रक्रिया है क्या है? ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, या फिर दाएं से बाएं की ओर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर। आप लोग बचपन में सभी लोग ब्लैक बोर्ड को बहुत साफ किए होंगे, आपके टीचर साफ करवाए होंगे। तो कैसे, देखिए ब्लैक बोर्ड का आकार ऐसे रहता है, और इसको साफ करने का सही से तरीका बाएं से दाएं की तरफ। हम इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने शिक्षार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया है, जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है? इसमें शिक्षिका किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही है, तो बताइए आप लोग। अभिनय पे, लेखन पे, वाचन पे, या फिर पठन पे? तो देखिए, आप लोग अभिनय कह दोगे क्योंकि बच्चा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये आंसर अभिनय नहीं सही होगा। नाटक कर रहा है तो ये आंसर नहीं सही होगा। वो किस संवर्धन पर काम कर रही है? तो वो कर रही है वाचन पर, वाचन कौशल पर, बोलने पर। मान लीजिए दो बच्चे, एक राम बना एक रावण बना, तो राम कहते हैं रावण मैं तेरे लंका को जलवा दिया। तो मतलब कि अभिनय कर रहे हैं, तो किसके द्वारा? बोल के अभिनय कर रहे हैं, वाचन कौशल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 में शिक्षिका शिक्षार्थियों की यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर शिक्षार्थियों से खाली स्थान भरने के लिए कहती है। यह किस प्रश्न विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो देखिए, शिक्षिका क्या कर रही है? हर 5वां शब्द हटाकर खाली स्थान को भरने के लिए कह रही है। तो देखिए, यदि स्थान की पूर्ति हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्लोज प्रश्न दे दिया है, तो इस तरह प्रश्नों को हम क्लोज प्रश्न कहते हैं, जो बच्चा अपने तर्क, अपने सोच समझ के माध्यम से उसका आंसर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्था में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? मतलब भाषा अधिगम की प्रकृति में और शिक्षण शास्त्रीय विशेषताओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? युक्ति कह सकते हैं, पाठ्यक्रम कह सकते हैं, विषय वस्तु कह सकते हैं, या फिर उपागम कह सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर घ सही होगा, उपागम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों के समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। जी बिल्कुल, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण मेरे चैनल पे फुल वीडियो में पड़ा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया हो वो जाके देख लेगा। और देखिए, इस भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो निदानात्मक परीक्षण का यही उद्देश्य होता है कि पहले मान लीजिए कोई बीमार व्यक्ति है, तो पहले उसका बीमारी का पता लगाएंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, फिर रेमेडियल टीचिंग को अपनाएंगे। तो निदानात्मक मीन्स मतलब जो शिक्षक है, भाषा अधिगम निदान परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो जो शिक्षक है उसके निदान का पता लगा रही, वो निदान कर रही है, फिर उसका उपचार करेगी। तो बच्चों के समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर क ही सही हो जाएगा, आगे की ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पाता। इन शब्दों को किस रूप में जाना जाता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शब्दों को पहचानते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उस शब्दों को सही से लिख नहीं पाते हैं। तो किस रूप में जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ग्राहक शब्द संपदा। आप लोग देखिए, पठन कौशल के बारे में सुने होंगे। कौशल कितने होते हैं? 4 कौशल होते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। लेकिन उसमें से एक कौशल होता है चिंतन कौशल, जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये 4 कौशल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें से इन कौशलों में भी विभाजित किया गया कि अभिव्यक्तात्मक कौशल और ग्रहणात्मक कौशल। तो हम अपने विचारों को व्यक्त कैसे करते हैं, दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? तो बोल के और लिख के। तो देखिए दोस्तों, बोलना और लिखना ये हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल, और सुनना और पढ़ना ये हो गया ग्रहणात्मक कौशल। तो यहाँ पे सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है, यानी यहाँ सुनने और पढ़ने की बात की गई है, तो ये हो जाएगा ग्राहक शब्द संपदा, ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? मतलब अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? संपादन है, प्रारूपण है, विचार मंथन है, तो प्रतिपुष्टि है। तो बताइए इसका क्या है? तो इसका आंसर क सही हो जाएगा। एडिटिंग की बात कर रहा है, संपादन की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। अच्छा आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लेखन आपके पठन कौशल पर प्रभाव डालता है। अगर आपको अच्छा लिखने आएगा तो आपके पढ़ने के शैली पे भी वो प्रभाव डालेगा। तो ये तो नहीं दिया, यानी गलत हो गया ऑप्शन। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया है। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो सकते हैं। फिर आगे का ऑप्शन भी हो रहा हम लोग, जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वो वर्तनी की अशुद्धियां नहीं करते हैं, उनसे भी हो जाती है भाई, तो ये भी गलत हो गया। पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए। जी नहीं, हमेशा उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना चाहिए, एकीकरण करके पढ़ाना, अलग करके उनको नहीं पढ़ाना है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से ख ऑप्शन सही होगा, मैं इसके साथ जाना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोम चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजता समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। बताइए, संकेत भाषा, सार्वभौमिक व्याकरण, बुनियादी शिक्षा, व्यवहारिक विज्ञान। बताइए नॉन चॉम्स्की ने क्या कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन सीटेट के एग्जाम में पूछता है, किसने कहा है कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है? तो भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नॉन चॉम्स्की साहब ने कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीटेट के लिए ये लाइन दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण, क्योंकि नॉन चॉम्स्की साहब कहते हैं किसी भी बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा है कि वे अपने सहपाठियों से सकता शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का प्रकार यह किस लिए है,
तो केवल 5 प्रश्नों को पूछने के लिए कह रही है दोस्तों, तो ये एक तरह का टेस्ट लेने के लिए कह रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मौखिक प्रवाह अभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना या निष्क्रिय श्रवण। तो देखिए निष्क्रिय श्रवण तो नहीं होगा, जब तक हम ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आंसर का कैसे देंगे। स्वच्छंद बोलना जी नहीं, स्वच्छंद बोलने के लिए भी नहीं कर रही है। नियंत्रित मौखिक अभ्यास ये भी नहीं कर रही है, नियंत्रित मीन्स कंट्रोल मौखिक अभ्यास ये भी नहीं कर रही है। मौखिक प्रवाह अभ्यास, जी हाँ मौखिक प्रवाह अभ्यास वो करा रही है। वो मौखिक अभ्यास के माध्यम से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलना नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं। सॉरी, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोल नहीं सकता है, इस अवधि को क्या कहते हैं। वाक उदीयमान, मूक, प्रारंभिक उत्पादन या फिर उदीयमान। तो इसको कहते हैं हम लोग दोस्तों मूक। जब वो बोल ही नहीं पा रहा, मूक में साइलेंट, वो साइलेंट है, वो बोल ही नहीं पा रहा, चीजों को बोल के बता ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, मूक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह इस प्रकार की मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। तो बहुत ही इजी है। अब आप लोग को इस क्वेश्चन को छोड़िए, एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आप लोग छोटे थे, बचपन में जब साइकिल चलाना सीख रहे होंगे तो आपको नहीं आ रहा होगा साइकिल चलाना, तो पीछे से आपके मम्मी पापा आपको क्या देते हैं, इसका फोल्डिंग देते हैं, सहारा देते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि वो बालिका अपने आप अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, तो उसको क्या चाहिए। अब उसको अपने आप नहीं लिख पा रही है। जब आप लोग छोटे रहे होंगे, आप लोग को तो पता नहीं याद होगा कि नहीं, बचपन की बातें हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा को पता होगा या फिर आपके दीदी भैया को पता होगा कि जब आप लोग क ख नहीं लिख पाते हैं तो आपको उंगली पकड़ के पेन को पकड़ा कर लिखवाते हैं। तो आपको क्या देते हैं, इसका फोल्डिंग देते हैं, सहारा देते हैं, मदद देते हैं। तो इसका आंसर ग सही हो जाएगा। और इसका फोल्डिंग को प्रसारित कौन किया, फेमस कौन किया है, तो बता के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा आप लोग जरूर। सीटेड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से पानी पर एक पैराग्राफ लिखने के लिए कहती है। फिर विद्यार्थी चर्चा करना शुरू करते हैं कि उन्हें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में क्या पढ़ाया गया। फिर वे पानी पर एक पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। यह इसका एक उदाहरण है। बताइए किसका उदाहरण है। पाठ्यक्रम में भाषा, संचारित दृष्टिकोण, उपयोग में भाषा या फिर विज्ञान में भाषा। तो देखिए वो एक उदाहरण है पाठ्यक्रम में भाषा। ठीक है, क्योंकि वो पाठ्यक्रम में पानी पर एक पैराग्राफ लिखना के लिए कर रही है, तो वो पाठ्यक्रम में क्या भाषा का प्रयोग कर रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन आंसर को आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल कहीं गलत नहीं होगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और इग्नू बेस पे हैं। सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से और इजली पूर्वक क्वेश्चन को करिएगा और समझते चलिएगा साथ ही साथ। एक प्रभावी भाषा शिक्षक डैश, मतलब एक प्रभावी भाषा शिक्षक का, आगे देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवा दी नहीं, बच्चों को याद नहीं कराना है, रटाना नहीं है उनको कभी भी। इस सीटेट के माध्यम से बच्चों के सापेक्ष गलत है, तो याद नहीं करवाना, हमको बच्चों को कभी रटवाना नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एक प्रभावी शिक्षक को क्या करना है, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करना है। जी बिल्कुल सही है। अन्य संसाधन जैसे कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ उनको
बाहर का वातावरण देख के पढ़ाना, किसी पेड़ पौधों का एग्जाम्पल देके पढ़ाना है, या फिर ये जो पोस्टर टाइप का बोर्ड होता है उनको लेके पढ़ाना है, मतलब अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र पर निर्भर। देखिए, जहाँ देख लिए केवल, उसको तो देखते ही काट दीजिएगा। बच्चों के सापेक्ष में कभी केवल नहीं आएगा, केवल निगेटिव शब्द है, तो आप लोग ऐसे ही केवल मात्र बच्चों के लिए गलत है। फिर है, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा। जी नहीं, पूरी तरह से क्यों प्रस्तावित पुस्तक पर निर्भर करेगा? एक शिक्षक नए नए तकनीक के माध्यम, क्रिएटिविटी के माध्यम से पढ़ा सकता है, ना कि प्रस्तावित पुस्तक के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रेखा उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रेखा उन्हें किस कौशल का आकलन उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन कौशल का, श्रवण कौशल का, वाचन कौशल का, या फिर साकार कल्पना करना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रवण कौशल पर, सुनने के कौशल पर वो जोर दे रही, क्योंकि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुना रही है, तो कहानी सुनेगा कैसे? श्रवण के माध्यम से ही तो सुनेगा। तो उसके बाद फ्लैश कार्ड को देती है, तो कहानी यानी वो श्रवण कौशल पर आकलन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। वह वर्तनी या उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने की जहमत नहीं उठाती। मतलब वो वर्तनी उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने की जहमत नहीं उठाती है। वह अपनी कक्षा में डैश दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है। किसका उपयोग कर रही है? संरचनात्मक का, रचनावादी का, पारंपरिक का, या फिर इक्लेक्टिक का? इसका नाम देखो कैसा है दोस्तों। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? संरचनात्मक, रचनावादी, पारंपरिक, या फिर ऑप्शन नंबर घ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा रचनावादी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ख सही होगा, रचनावादी। क्योंकि टीचर रचनावादी माध्यम से रचनावादी दृष्टिकोण का प्रयोग कर रही है, जो सीटेड वालों के लिए फेवरेट है रचनावादी। फिर है, निम्न में कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आजकल सीटेट के एग्जाम में असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, विकथन और तर्क वाला। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे ज़्यादातर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। असर्शन और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और सारा प्रैक्टिस कर जा रही है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन को रिपीट करके पूछता है। अगर आप लोग को नहीं पता रहेगा तो गलत करके आ जाओगे। तो देखिए, इस पे कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस से हो पाएगा। आप लोग सोचो कि पढ़ लो, याद कर लो, या फिर किसी की वीडियो देख लो, तो ऐसा नहीं होगा। इस पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए हम अभी कथन को पढ़ते हैं। भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम के योजना तैयार की जानी चाहिए, एकदम बात सही है। तर्क क्या दिया है? नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थी में विविधता होती है। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। जी होती है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। लेकिन दोनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन क्या ये एक दूसरे से संबंधित है, रिलेटेड है? तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा अध्यापक चाहिए कि वह एक भाषा अध्यापक को एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी को स्वच्छंद मीन्स फ्री, स्वतंत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। अब क्या लाभ है भाई शिक्षार्थियों के लिए? चलिए देख लेते हैं। शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। क्यों नहीं महसूस करते भाई? वो महसूस करते हैं, तो ये निगेटिव दिया, तो इसको काट दीजिए, गलत है ये। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के 5 गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं।
क्यों 5 गुण 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 समावेशित कर सकते हैं, वो 5 से अधिक भी कर सकते हैं, 5 से कम भी कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर यह शिक्षार्थी को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी बिल्कुल सही है। यह स्वच्छंद लेखन क्या है, शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ऑप्शन नंबर ग सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, सबसे पहले तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और जो अभी तक नहीं पढ़ा है मेरे चैनल पे इससे रिलेटेड फुल वीडियो पड़ा हुआ है, भाषा अधिगम अर्जन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है। तो ये कब घटित होता है, बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। देखिए व्याकरण के नियम बच्चों को नहीं कभी नहीं सिखाना है, तो ये तो गलत हो गया। बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए, जी नहीं। भाषा अर्जन देखिए परिवेश दिया जाए, भाषा अर्जन क्या होता है, जो अपने फैमिली अपने वातावरण से बच्चे खुद अपने आप सीख लेते हैं, तो उनको परिवेश से सीख लेते हैं, तो बच्चों को भाषा परिवेश दिया जाए। और पठन के अवसर तो ये अधिगम हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हिंदी भाषिक शिक्षक हैं लेकिन आपको पंजाब के, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, देखिए कहाँ तक आप लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। आप हिंदी भाषिक शिक्षक हैं लेकिन आपको पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया है। मान लीजिए आप लोग सीटेट का एग्जाम पास कर लिए, फिर टीचिंग एग्जाम को पास कर लिया और आपकी नियुक्ति पंजाब में हो गई, तो चूंकि आप उस क्षेत्र के स्थानीय भाषा नहीं जानते, मतलब आपको पंजाबी नहीं आती, आपको हिंदी आती है, इसलिए आपको, यानी आपको हिंदी नहीं आती, सॉरी हिंदी आती है पंजाबी नहीं आती, तो आप क्या करोगे। चलिए देखते हैं, अंग्रेजी में संवाद करना चाहिए, जी नहीं। क्यों अंग्रेजी में संवाद करेंगे, एनईपी 2020 कहती है कि कक्षा 8 तक बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है, चाहे उसकी मातृभाषा जो भी हो, उस मातृभाषा में पढ़ाना है, कक्षा 8 तक। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये। सीटेट के एग्जाम में मातृभाषा जहाँ भी बच्चों के सापेक्ष दिख गया और क्वेश्चन पॉजिटिव वे में पूछा है, आप लोग आंख मूंद के आंसर सही करिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उसको अंग्रेजी में संवाद नहीं करना है। समुदाय को हिंदी सिखाने के लिए प्रेरित करना है, जी नहीं। क्यों हम हिंदी सिखाएंगे, क्यों जबरदस्ती, अभी कहें हम मातृभाषा में उसको पढ़ाना है, तो फिर हम इसको हिंदी क्यों सिखाएंगे, बताइए। फिर देखिए, तुरंत हिंदी भाषा क्षेत्र में हस्तांतरण के लिए आवेदन करना चाहिए। आप तो अब पंजाब में नियुक्ति हो गई, तो आप तो सोचेंगे कि मैं तुरंत यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लूँ, तो ऐसा भी नहीं करना है, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन, बच्चों की भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और पढ़ाना शुरू करना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बात उनके बच्चों के भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना है और उसी उनके मातृभाषा में उनको शिक्षा ग्रहण कराना है, तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ सामग्री को पढ़ने का कौशल डैश बोध है। मतलब किसी पाठ सामग्री से विशिष्ट सूचना को निकालना है। मान लीजिए आप कोई लेसन पढ़ रहे हो और उसमें से किसी विशिष्ट सूचना को निकालना है, तो वो क्या कहलाता है, तो कहलाएगा निष्कर्षात्मक, मूल्यांकन परक, वैश्विक या फिर स्थानीय। तो देखिए दोस्तों, आप लोग क्या इसमें से कोई निष्कर्ष निकालना है, जी नहीं। क्या कोई मूल्यांकन इसमें से कर रहे हैं, जी नहीं। वैश्विक और स्थानीय, इन दोनों में से ये स्थानीय होगा, क्योंकि देखिए अब वैश्विक रूप से हम समग्र चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन किसी विशेष चीज़ को निकालना है, विशिष्ट चीज़ को निकालना है, तो वो हम स्थानीय मतलब गहन पठन करेंगे, तो स्थानीय चीज़ों को निकालेंगे, तो इसका आंसर घ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे, बताइए। सॉरी ये दोस्तों मिस्टेक है टाइपिंग में, ये अभिभाषित हो जाएगा, अभिभाषित। अभिभाषिक
या विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, निपुण वक्ता या फिर उद्गामी साक्षरता। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अभिभाषिक, यानी विचार विमर्श, चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी और इग्नू बेस पे आधारित है, जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग लॉन्ग करके ही देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट करने पे वीडियो बहुत छोटा हो जाता है, तो देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आप लेकिन वीडियो पे मत जाइएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।